गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग जो है कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान उपविषय भूगोल प्रकरण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं लेसन में आज हम लोग देखें कि किन किन बिंदुओं पर हम लोगों को आज विचार करना है। सर्वप्रथम इस लेसन में देखा जाए जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, इनमें सर्वप्रथम हम परिवहन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले परिवहन के बारे में जाना जाए। परि मीन्स होता है चारों ओर और वहन मीन्स आने जाने वाला, यानी जो चारों ओर घूमने वाला हो उसे ही परिवहन कहा जाता है। तो परिवहन के साधनों की बात की जाती है। तो परिवहन के साधनों में देखा जाए तो आज संसार में परिवहन के न सिर्फ कोई एक साधन है बल्कि अनेकों साधन हैं। परिवहन का उपयोग जो है मनुष्य बहुत दिनों से करते चला आ रहा है, लेकिन यदि इसमें देखा जाए तो देखने को यह मिलता है कि सड़क परिवहन, मनुष्य सड़कों के द्वारा परिवहन करता है, सड़कों के द्वारा अपनी यात्राएं जो है करता है, जल के द्वारा करता है, वह समुद्री मार्गों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने और जाने, अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने और ले जाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वायु परिवहन, इसको भी देखा गया है कि वायु परिवहन के अंतर्गत भी जो है मनुष्य कार्य अपना जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का करता है। और चूंकि थोड़ा यह सबसे महंगा जो है परिवहन का साधन है, लेकिन समय की बचत के लिए जो है दूरी कम से कम समय में जो है प्राप्त की जा सके, इसके लिए जो है वायु परिवहन आज संसार में धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है और काफी प्रचलित हो भी गया है। तो आइए परिवहन में देखा जाए तो भारत सरकार ने, जब भारत के प्रधानमंत्री उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने एक योजना लागू किया था जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग योजना, जिसमें भारत के 4 महानगरों को जोड़ने की बात कही गई थी। वे 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई थे। इन चारों महानगरों को जोड़ने की बात इसलिए कही गई क्योंकि यदि चारों महानगरों तक यदि बढ़िया मार्ग बनाया जाए तो हम अपनी वस्तुओं को बड़े आसानी से चारों महानगरों तक पहुंचा सकते हैं। हम स्वयं अर्थात मानव स्वयं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सकता है। तो चारों महानगरों को जोड़ने का कार्य जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के द्वारा किया गया और यह महामार्ग जो है इस समय भारत में बनकर के तैयार है और लोग इस पर जो है अपना सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो संभव है कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कार्य जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा करते हैं। इससे होता क्या है कि यदि कोई वस्तु केरल में है और उसे पहुंचाना है जम्मू कश्मीर तक, तो इसी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा यह कार्य किया जाता है। फिर आप तीसरा देखें राज्य मार्ग, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का कार्य जो है वह राज्य मार्ग के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे आप लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का अधिक उत्पादन होता है, चीनी का अधिक उत्पादन होता है, और ऐसा राज्य जहां पर चीनी का उत्पादन नहीं होता है, जैसे आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि त्रिपुरा में चीनी का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उसको चीनी की आवश्यकता है। तो उत्तर प्रदेश से अब उसे जो है वहां तक त्रिपुरा तक पहुंचाने का कार्य जो है हम राज्य मार्ग के द्वारा ही करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का कार्य जो है राज्य मार्ग के द्वारा होता है।
फिर अगला है जिला मार्ग। एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने का कार्य जो है यह जिला मार्ग के द्वारा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप उदाहरण के तौर पर लेंगे तो जैसे आजमगढ़, जिला आजमगढ़, और आजमगढ़ से अब जोड़ने का कार्य किस जिला को कर रहे हैं? मऊ को। तो मऊ जिला से आजमगढ़ तक की सड़क बनाई जाती है जिसे जिला मार्ग कहा जाता है। इसी प्रकार से आप देखें जिला में जो है अनेक तहसीलें होती हैं। तहसीलों को जो अन्य सड़कें हैं, तो जिला में जो तहसीलें होती हैं उन तहसीलों को जोड़ने का कार्य जो है उसे तहसील मार्ग कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक मार्ग। आप ब्लॉक से जोड़ते हैं उन शहरों को, उन सड़कों को जो है ब्लॉक से जोड़ा जाता है। और अब इसके बाद ब्लॉक से जो है अब गांव को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात शहरों को जो है वह गांव से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये सारी सड़कें, सारे मार्ग जो है अन्य मार्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप देखें तो रेल मार्ग आज भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी आधारभूत आवश्यकता महसूस होती है, आधारभूत आवश्यकता हो गई है। और लगभग यह 150 वर्षों से, पिछले 150 वर्षों से यह अनवरत कार्य कर रही है। और आज सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह रेल मार्ग के द्वारा करते हैं। न सिर्फ हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का कार्य करते हैं, बल्कि आप यूं कहें तो देखने को यह मिलता है कि हम बहुत सारे सामान ट्रेनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ले आते हैं। तो कहीं न कहीं जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें रेल मार्ग का बहुत बड़ा योगदान है। आज जब रेल की बात की जाती है तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के दिमाग में होता है कि कहीं न कहीं रेल मार्ग के द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मुंबई जाना है, आपको चेन्नई जाना है, आपको कोलकाता जाना है, तो निश्चित तौर पर आप रेल जितना सस्ता साधन जो है स्थल मार्ग पर नहीं कोई पाएंगे इन स्थानों पर जाने के लिए। तो रेल की जो है यह बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है देश में, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है आज भारतीय रेल पूरा कर रही है। भारतीय रेल को 16 प्रखंडों में विभाजित किया गया है, 16 भागों में विभाजित किया गया है। 16 मुख्यालय इसके जो है बनाए गए हैं, और उन 16 मुख्यालयों के द्वारा जो है वह अपने कार्यों को जो है सुचारू रूप से चलाती है। आज इसमें कई लाख व्यक्ति जो है कार्यरत है, कार्य करते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है आज भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके बाद रेल मार्ग के बाद आप देखें तो पाएंगे पाइपलाइन। देश में भारत जैसे देश में, एक विशालकाय देश में आप पाएंगे कि हर जगह जल जो है वह समान तरीके से नहीं है। कहीं पर जल की अधिकता है तो वहां पर जल की कोई कमी नहीं है, लोगों को जल पीने के लिए मिल जाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मिल जाता है। लेकिन जिन स्थानों पर हम देखते हैं कि जल नहीं है तो वहां उन स्थानों पर देखने को यह मिलता है कि पाइप लाइन के द्वारा जो है नीचे पाइप बिछाई जाती है और उसी में जल जो है डाला जाता है, और वहां से जल हम जिस स्थान को ले जाना चाहते हैं वहां तक पाइप बिछवा करके जो है उसके पाइप के माध्यम से जो है वह जल प्राप्त कर लेते हैं। तो पाइप लाइन की जो है भूमिका भी जो है आज देश में काफी महत्वपूर्ण हो गई है। इसके बाद आप देखें जल परिवहन। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस दुनिया में, इस संसार में यदि सबसे कोई परिवहन का सस्ता साधन है तो वह है जल परिवहन। जल परिवहन को हम स्टीमर के माध्यम से, तमाम जहाज, पानी की जहाजों के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, और यह सबसे सस्ता साधन है। बड़ी बड़ी जहाजें बनाई गई हैं जिनमें हम अपनी आवश्यकताओं की बहुत सारी वस्तुओं को जो है उसमें रखते हैं, और उन वस्तुओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। हम बहुत सारी वस्तुओं का आयात भी करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात भी करते हैं। तो देश में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनका हम दूसरे विदेशों से जल मार्ग के द्वारा, जहाजों के द्वारा आयात करके जो है लाते हैं अपने देश, और हमारे यहाँ जिन वस्तुओं की अधिकता होती है हम उन वस्तुओं को उन जहाजों के माध्यम से जल मार्ग के द्वारा विदेशों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
तो जल मार्ग की भूमिका निश्चित तौर पर जो है बहुत बड़ी हो गई है। और जल परिवहन के द्वारा आप देख सकते हैं कि पहले के जमाने में जो है थोड़ी भारत जैसे देशों के लिए समस्याएं थी, लेकिन जब सुएज नहर का मार्ग खुल गया, निश्चित तौर पर भारतीय व्यापार के लिए जो है काफी आसानी हो गई, बहुत सारी दूरी कम हो गई, सारे संसार के लोगों से जो है हम व्यापार करने लगे, तो उससे कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी, हम दूसरे की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने लगे। आप देखें प्रमुख समुद्री पतन भारत में जो है बहुत सारे पतन हैं, कुछ कृत्रिम पतन है जिसको हम लोग बनाए हैं, मनुष्य ने बनाया है, और कुछ प्राकृतिक पतन है जिसको प्रकृति ने ही हमको दिया है। हम वहां पर उस पतन को बनाए नहीं बल्कि प्रकृति ने दिया है, सीधे वह समुद्र के किनारे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का जो समुद्री मार्ग है लगभग 7,500 किलोमीटर की लंबाई में है। क्यों? क्योंकि भारत लगभग 3 तरफ से समुद्र की ओर से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से समुद्र की ओर से घिरा हुआ है, और जिस देश की तटीय रेखा कटी फटी होती है वहां पर जो है जल परिवहन बड़े आसानी से होता है, और उन स्थानों पर जो है जो बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े पतन होते हैं, तो उन पतनों के दृष्टि से देखा जाए, व्यापार के दृष्टि से तो काफी अच्छे होते हैं। तो भारत में देखा जाए तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा पतन है, और यहाँ पर पतन इस बंदरगाह जहां से हम वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं, तो मुंबई जो है भारत में सबसे बड़ा पतन है, और यहाँ से हम तमाम विदेशों को जो है अनेक प्रकार की वस्तुओं का जो है निर्यात करते हैं, और अनेक प्रकार की वस्तुओं का जो है वहां पर जो है आयात करके लाते हैं। तो मुंबई पतन को जो है यह भारत में सबसे बड़ा पतन माना गया, और यह बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। न्यू मंगलूर की बात की जाए तो यह देखने को मिलता है कि तमिलनाडु के जो है पश्चिम में जो है न्यू मंगलुरु मिलता है, और यह एक ऐसा पतन है जिससे भारत अपनी ढेर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार से यह सारी चीजों को भी देखा गया है। इसी प्रकार से तूतीकोरिन को भी देखा जाए तो यह भी जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके अलावा आप देखें तो कांद्रा बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, नोहा सेवा बंदरगाह, फिर आप पाएंगे जो है कि चेन्नई जो है बंदरगाह, फिर आप पाएंगे जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो ये सारे भारत में बहुत सारे पतन हैं जिनके द्वारा जो है भारत अपनी वस्तुओं का आयात और निर्यात कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे वायु परिवहन, जैसा कि हम पहले ही बतलाए कि यह महंगा किंतु समय कम लेने वाला और अधिक दूरी कम समय में प्राप्त करने वाला एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यदि उसे अमेरिका जाना है तो कम समय में वह जहाजों के माध्यम से पहुंच जाता है। तो यह सारी चीजें देखने को मिलती है। तो वायु परिवहन निश्चित तौर पर एक महंगा साधन है, परंतु समय की बचत वायु परिवहन के द्वारा होती है। भारत में कई एजेंसियां वायु परिवहन की कार्य करती हैं, जैसे एयर इंडिया, तमाम ऐसी जो है एजेंसियां जो है वह कार्य करती हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे संचार सेवाएं, भारत में संचार तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन आज हम देखें तो संचार के दृष्टि से देखने को यह मिलता है कि आज देश में संचार की क्रांति आ गई है, एक ऐसी क्रांति जो हर व्यक्ति तक पहुंच गई है। आज हम टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, तमाम तरीके से संचार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो है संचार के क्षेत्र में जो है भारत बहुत आगे जाने वाला है। इसके अलावा एक चीज और बची रह गई है, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टि से देखा जाए तो भारत लगभग 7,500 का जो है 7,000 वस्तुओं का निर्यात भी करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत आज जो है बड़ी भूमिका निभा रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, और जो उसके पास बहुत सारे सामान अधिक होते हैं उन्हें विदेशों में बेचने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें तो यही जो है हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, जिनके बल पर मनुष्य
चल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार यह लेसन जो है समाप्त हुआ। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि इससे पहले विनिर्माण से संबंधित एक लेसन था जो 30% जो छटनी हुई है सरकार के द्वारा, तो उसको छाट दिया गया है, इसलिए वह लेसन नहीं पढ़ना है। तो इसलिए यह लेसन पढ़ाया गया और यह संभवतः थियरी का अंतिम लेसन होगा। इसके बाद अगला लेसन जो है वह मानचित्र से संबंधित होगा। तो इन सारी चीजों को आप देख लीजिएगा और फिर आगे जो है नोट्स लिखवाया जाएगा, तो उसको भी आप जो है तैयार कर लीजिएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।